नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से रिवोल्ट शुरू होता है, किस तरीके से जो मेरठ के सिपाही हैं वो अपने गोरे सैनिकों को मारकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर के द्वारा एक जो मैसेज है वो फैलाया जाता है और सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस टाइम के, जो ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो उनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनको बादशाह एक्सेप्ट करते हैं हिंदुस्तान का। और उसके बाद उनके बिहाफ पर वो सारे जो लोग हैं, जो ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आते हैं। देखिए, अब ये रिवोल्ट हुआ था, इस रिवोल्ट के हमने बेसिक 3 रीजन देखे थे। जो सडन रिवोल्ट होता है, इसके हमने 3 रीजन देखे थे। उन 3 रीजन के अंदर सबसे पहला जो हमने रीजन देखा था वो था मिलिट्री रीजन। देखिए, जो हमारे सोल्जर्स थे, इनको कम सैलरीज दी जाती थी और इनके पास कुछ भी नहीं बच पाता। हमने देखा था किस तरीके से गोरे जो सैनिक थे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। इसके अलावा इनको सैलरीज कम दी जाती थी और इनको बहुत सारे जो इनके सारे बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे कहीं ना कहीं आर्मी के साथ। ठीक है ना। दूसरा हमने रीजन देखा था रिलीजन का। कहीं ना कहीं रिलीजन का जो मैटर था वो काफी ज्यादा उभर कर आ रहा था इस दौर के अंदर। हमने देखा था किस तरीके से अफवाहें फैली थी कि जो आटा है, आटे के अंदर गाय की हड्डियों का चूरा और सुअर की हड्डियों का चूरा जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स है। इसके बाद हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर के अंदर नई रिवेन्यू पॉलिसीज आई थी, वो जो रिवेन्यू पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट कर रही थी सोल्जर्स को। सोल्जर्स जो है कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर क्या कहा गया था, पीजेंट इन यूनिफॉर्म, इनको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है ना। अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, जो सारे सोल्जर्स थे ना, उन सोल्जर्स में सबसे ज्यादा संख्या थी वो अवध के सोल्जर्स की थी। जो अवध के सोल्जर्स थे इनकी संख्या लगभग 75,000 थी। 75,000 जो मेन थे वो रिक्रूटेड थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर और ये सारे के सारे जो है वो अवध से ही आते थे। अब देखिए, अवध जो है वो बहुत बड़ा राज्य था। अवध की जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत बड़ा सिस्टम था एग्रीकल्चर का अवध के अंदर। देखिए, अवध से बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का जो चंक था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जो पॉलिसीज थी वो इंपैक्ट करती थी इन सोल्जर्स को। इन सोल्जर्स को किस तरीके से इंपैक्ट करती थी? बेसिकली जो सोल्जर्स थे ये भी किसानों के परिवार से ही आते थे। कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर क्या बताया गया था, पीजेंट यूनिफॉर्म बताया गया था। तो जो रेवेन्यू पॉलिसी थी वो रेवेन्यू पॉलिसी इन सोल्जर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो सोल्जर्स है, जो 75,000 जो सोल्जर्स हैं, ये कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने के लिए आतुर हो गए। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जो न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, इस न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, इसकी वजह से काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हुई आपको दिखती हैं अवध के अंदर। इसके बाद क्या अपने को देखने को मिलता है कि जो 14,000, देखिए, सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ने जो न्यू रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसको लेकर 14,000 जो पेटिशन थी बेसिकली उन्होंने दाखिल की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ताकि इनका जो रिवेन्यू सिस्टम है इसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो दिल्ली के अंदर जो रेबल्स थे, ये जो रेबल्स थे, इन रेबल्स ने क्या यहाँ पर बेसिकली, इन रेबल्स के अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि इन्होंने एक बेसिकली एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट करवाया आम लोगों के बीच में और इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा क्या है, मिसलीडिंग है और गलत है इनकी पॉलिसी, जिसकी वजह से रिवोल्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो म्यूटनी थी ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट तो था ही था, ये मिलिट्री एक्टिविटी तो थी ही थी, इसके अलावा एक पॉलिटिकल एक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो म्यूटनी थी ना, जो म्यूटनी सोल्जर्स के द्वारा की जाती है और स्पेशली अवध के सोल्जर्स के द्वारा, कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम जनता के साथ सोल्जर्स जुड़े हुए थे और आम जनता के साथ जुड़ने की वजह से ही इन सोल्जर्स के द्वारा ये म्यूटनी की जाती है। देखिए, जो सोल्जर्स थे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर फैमिली से ही आते थे, तो ऑब्वियसली बात है जो रिवेन्यू सिस्टम वहां पर अवध के अंदर लागू किया गया था उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो इन सोल्जर्स के ऊपर पड़ता था, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट करने के लिए आतुर हो गए। और बात के दौर में हमें क्या देखने को मिलता है कि अवध के जो 75,000 सैनिक थे, अवध से आने वाले जो सैनिक थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है उनका हमें देखने को मिलता है इस रिवोल्ट के अंदर। देखिए, जैसे ही सिपाहियों के द्वारा, सिपाहीज के द्वारा रिवोल्ट किया जाता है, वैसे ही जो आम जनता थी वो भी इनके साथ मिल गई, इन सैनिकों के साथ मिल गई और उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था और जो अवध था, ये दो ऐसे राज्य थे जहां से जो बंगाल आर्मी थी इनका रिक्रूटमेंट किया गया था। अब देखिए, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, देखिए आप सभी को पता होगा मुजफ्फरनगर और जो सहारनपुर है ये यूपी के अंदर है। ये दो इलाके हैं जहां पर रिवोल्ट जब भी किया गया, ठीक है, जब भी मतलब बेसिकली इस दौर में 1857 के रिवोल्ट में जब रिवोल्ट होता है सैनिकों के द्वारा, जब यहाँ से जाया जाता है, तो हर जगह आपको क्या देखने को मिलता है कि जो
सिविल लोग थे, जो आम लोग थे, उनके द्वारा रिवोल्ट किया जाता है। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर हर जगह जहां सिपाही गए वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि सिविल रिवोल्ट है वो आपको देखने को मिलता है। आम जनता के द्वारा बेसिकली यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया जाता है। अब आपको क्या देखने को मिलता है कि सिपाहियों ने जैसे ही कार्रवाई की, जैसे ही सिपाहियों ने कार्रवाई की, वैसे ही आपको ये देखने को मिलता है जो रूरल पॉपुलेशन थी, अब उनका जो है डर जो है वो खत्म हो गया था। कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर था, ब्रिटिशर्स को लेकर उनके अंदर का जो डर था वो आपको क्या देखने को मिलता है कि अब वो खत्म हो गया और वो लोग अब बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं इस म्यूटनी के अंदर, इस रिवोल्ट के अंदर, अपने हकों के लिए, वो अपने हुकूकों के लिए वो लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये रिवोल्ट शुरू होता है, ठीक है, देखिए जैसे ही सैनिक जो है वो आम जनता के बीच पहुंचते हैं और इस रिवोल्ट के बारे में बताते हैं, तो जो आम जनता है वो काफी ज्यादा उत्सुक हो जाती है और इन सब का जज्बा देखकर वो जो आम जनता है वो भी काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आती है। अब जो फेयर था ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखकर जो फेयर था, वो फेयर जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि वो खत्म कर दिया गया। अब आम लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, देखिए जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है, ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, इन पब्लिक ऑफिसेज के अंदर आतंक मचा दिया गया। इन जो नॉर्मल लोग थे, बेसिकली आम लोग जो लोग थे, इनके द्वारा उन नॉर्मल ऑफिसेज के अंदर आतंक मचा दिया गया। इनके द्वारा वहां पर प्लंडरिंग की जाती है, ठीक है, इनके द्वारा वहां पर लूट खसोट की जाती है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो ट्रेजरी थी, जो बेसिकली जो फंड था, बेसिकली जो पैसा था, इसको जो पैसे की जो ट्रेजरी थी उसको लूट, जो खजाना था उसको लूट लिया गया। इसके अलावा जो मैगजीन थी, मैगजीन को उठा लेके चले गए, ये जो सोल्जर्स थे मैगजीन को चोरी कर लिया। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो कोर्ट हाउसेस थे इनको इनको जला दिया गया। जो कोर्ट हाउसेस थे और जो अलग अलग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जहां पर ब्रिटिशर्स रहते थे या ब्रिटिशर्स के द्वारा जहां पर मेंटेन्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता था, इनको जला दिया गया इन सोल्जर्स के और आम लोगों के द्वारा, बेसिकली आम लोगों के द्वारा ये किया गया। इसके अलावा जेल जो बंदी थे, बेसिकली जो कैदी थे और जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर आपको जिनको जेल हुई थी, इन कैदियों को छुड़ाने का काम भी जो है वो इन लोगों के द्वारा किया गया। अब आपको क्या देखने को मिलता है, जो सिविल रेबेलियन है इसका जो बेस है ये काफी ज्यादा ब्रॉड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपको देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति जो है इसके अंदर शामिल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सोसाइटी है वो धर्म धर्म से उठकर आपको क्या करती हुई नजर आ रही है, रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए हर व्यक्ति जो है, हर सोशल स्टेटा का जो व्यक्ति है वो बेसिकली इसके अंदर आपको शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी भी प्रोफेशन से किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो इस रिपोर्ट के अंदर आपको शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे थे, ठीक है, जो टेरिटोरियल मैग्नेट्स थे, ठीक है, इसके अलावा पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, रिलीजियस मेंडिकेंट्स थे, प्रिस्ट थे, सिविल सर्वेंट्स थे, शॉपकीपर्स थे और जो बोटमैन थे, इनके द्वारा इस रिवोल्ट को लीड किया जाता है। ठीक है, इन रिवोल्ट के अंदर इनका पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है वो है हमारे देश के किसान। ठीक है, इन किसानों के द्वारा यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है और बैकडोर में जो ट्रेडर्स थे, इंडियन जो ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिश पॉलिसी से तंग आए हुए हैं, इनके द्वारा फंडेड किया जाता है इन लोगों को। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही आम लोगों की इसमें भागीदारी होती है, ये जो रिवोल्ट है ये एक बड़ा रूप ले लेता है और ये एक अब क्या बन गया था, पॉपुलर अपराइजिंग बन गई थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, द फर्स्ट मेजर चैलेंज द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए अब ये जो रिवोल्ट हुआ ना, इस रिवोल्ट का एक ही रीजन था, वो ये रीजन था कि ब्रिटिशर्स की गलत पॉलिसियां, ब्रिटिश की जो गलत पॉलिसियां थी वो समाज के हर वर्ग को, हर प्रोफेशन को इम्पैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ये रिवोल्ट टेक प्लेस करता है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है कहीं ना कहीं वो टुवर्ड्स इंडियंस काफी ज्यादा गलत थी। अब देखिए जो पीजेंट्री थी, इंडिया के जो किसान थे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है एक्सेसिव टैक्स का जो बर्डन है वो डाल दिया गया। इतना ज्यादा बर्डन इंडियन फार्मर्स के ऊपर डाल दिया गया, या तो वो इंडेप्टेड हो गए, उनके ऊपर लोन चढ़ गए, या तो वो इतने ज्यादा गरीब हो गए कि वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो टैक्स भी पे कर पाए और इतने कैपेबल नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर से अपनी डेली नीड्स को, अपनी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, इनको कंप्लीट कर पाए। अब देखिए कंपनी के द्वारा जो रिवेन्यू, बेसिकली जो एग्रीकल्चर जो लैंड होता था उसके अंदर सेटलमेंट्स किया गया, बेसिकली उनको उसका उसका मेजरमेंट किया जाता था, उससे ये ट्राई किया जाता कि इससे कितना रेवेन्यू जो है वो निकाला जाता था। और ये जो निकाला जाता था, ठीक है, ये जो जिस तरीके से जो लैंड थी इसको मेजर किया जाता है, ये जो सिस्टम था बहुत ज्यादा गलत था। कहीं ना कहीं बहुत जल्दीबाजी में किया जाता था। आमतौर पर 10 में से सिर्फ एक ही सेटलमेंट्स को ढंग से किया जाता था और बाकी जो सारे सेटलमेंट होते थे इनको बहुत ज्यादा गलत तरीके से किया जाता था। अब यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है, बरेली के अंदर सेटलमेंट होता है 1812 के अंदर, 1812 के अंदर बरेली के अंदर सेटलमेंट होता है और जो ब्रिटिश
ऑफिशियल्स थे, इनको सरकार बधाई देती है, सरकार बधाई देती है और इनके काम की जो है वो तारीफ करती है। और इनके लिए कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा? ब्रिटिश सरकार इनको कहती है कि इनके पास बहुत ज्यादा जील है, इनकी बहुत ज्यादा एबिलिटी है और इनडिफिटेबल लेबर जो वर्क इन्होंने किया यहाँ पर किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बरेली के अंदर ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है, सेटलमेंट कंडक्ट किया जाता है, जो रेवेन्यू था वो 14,73,188 रुपए बढ़ जाता है। तो सोचिए कि एकदम से लैंड रेवेन्यू जो है वो 14 लाख रुपए बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अपने जो ऑफिसर्स हैं इनको क्या कर रही है, काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इतने जल्दी से इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीजेंट्स को प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम जो है बाद के दौर में आपको किस रूप में दिखाई हुई नजर आएगी, या रिवोल्ट के रूप में आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। देखिए, अब ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो हायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं गलत दिखाई देगा हमारी सोसाइटी के ऊपर। कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा रॉन्ग दिखाई देगा हमारी सोसाइटी के ऊपर। और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो अपराइजिंग है इसी वजह से हुआ कि उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए, रोहिलखंड के यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। रोहिलखंड के अंदर 1848 और 56 के बीच में, ठीक है, 1848 से लेकर 1856 के बीच में 2,37,388 रुपए का जबरदस्ती जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता है फार्मर से जबरदस्ती जो है वो कलेक्ट किया जाता है। परिस्थितियां जो भी रही, जो भी सर्कमस्टांसेस रही हो, लेकिन कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू का वो किया ही जाता था। आमतौर पर जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती थी जिस दौर में आपको ये दिखाई देता था कि जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है टैक्स लेने के लिए, उसके बावजूद भी वहां पर टैक्स लिया जाता है। देखिए, आप सभी को पता है इंडिया एक मानसूनल कंट्री है। कई बार क्या होता है, मानसून अच्छा होता है, कई बार मानसून जो है वो अच्छा नहीं होता। कई बार मानसून जो होता है वो एक्सेसिव हो जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, और कई बार मानसून जो होता है वो ड्राई होता है जिसकी वजह से जो फसल है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया करती थी फार्मर्स को, ठीक है ना। अब देखिए, एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, एक कलेक्टर था जिसने ये बताया कि एक कलेक्टर ने यहाँ पर बताया कि ये राजस्व वसूलने में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी जो है प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पर ये जो रोहिलखंड का इलाका है बेसिकली, या रोहिलखंड या दूसरा जो इलाका है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ घास होती है, और इस घास का हम ज्यादा टैक्स जो है वो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली एक रिप्लाई आता है कि आप फार्मर से कहें जो घास है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, घास को ही बेचिए, और इस घास को बेचकर ही आप हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दें। तो ये नीतियां थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा एंग्री थे, और बाद में आपको देखने को मिलता है, रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए, जो ओल्ड इंडियन फ्यूडल लॉर्ड थे, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, जो जमींदार वर्ग था, वो भी जो ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसीज थी इनसे ज्यादा खुश नहीं थे। उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी ब्रिटिशर्स की इन रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से। देखिए, अवध का जो रीजन है, मैंने आपको बताया, ये जो अवध का रीजन है, ये अवध का जो रीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये अवध का जो रीजन है, लखनऊ के आसपास वाला रीजन। इस रीजन के अंदर जमींदार के लिए एक अलग वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता था, उसका वर्ड था तालुकेदार। देखिए, जो तालुकेदार थे, इन तालुकेदार को इनकी संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया जब न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो है वो आता है ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर, ठीक है। और इनके पास जो विशेषाधिकार अधिकार थे, इनके पास जो स्पेशल राइट्स थे, इन राइट्स को कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिसबैंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं, और ये भी काफी ज्यादा जो है वो सफर कर रहे थे, ठीक है। देखिए, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो 21,000 तालुकेदार थे, 21,000 जो तालुकेदार थे, इनकी जो संपत्तियां थी वो जब्त कर ली गई। अब इनके पास जो आय थी, जो इनके पास जो इनकम था, अब इनके पास कोई भी जो है वो स्रोत नहीं था, इनके पास इनकम का कोई भी अब रिसोर्स नहीं था कि अपने इनकम को उससे निकाल पाए, ठीक है ना। अब एक काम करने में भी असमर्थ थे, ठीक है, भीख मांगने में। ऑब्वियसली बात है, आपको कौन जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी पहले के दौर में रहा हो, ऑब्वियसली बात उसको भीख मांगने में भी शर्म आएगी, इससे कर्ज लेने में भी शर्म आएगी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा अनफेवरेबल थी। अब देखिए, अवध के अंदर तालुकेदार 21,000 है। सोचिए, अवध के अंदर ही सिर्फ 21,000 तालुकेदार हैं। अब सोचिए, इन तालुकेदार के अंदर ही बहुत सारे ऐसे जो लोग रहे हैं वो काम करते रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, सपोज कीजिए एक तालुकेदार के अंदर ही सपोज कीजिए अगर 5 लोग भी काम करते हैं 21,000 के अंदर, तो कितने सारे लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो आपको क्या देखते हैं कि तालुकेदारों के इन्फ्लुएंस के अंदर है। और 75,000 सोल्जर्स तो अवध के पहले ही एक्टिवली आर्मी के अंदर पार्टिसिपेशन अपनी दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अवध के अंदर ये जो रिवोल्ट है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जैसे ही रिवोल्ट कर दिया जाता है इन सैनिकों के द्वारा, अवध के जो
चालुक्यदास इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं। उनके पास जो पुराने रिसोर्सेस थे अपने, वो कहीं ना कहीं इनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और सैनिकों के साथ रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनको पता लगता है कि सैनिक रिवोल्ट कर रहे हैं, वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं, वो सिविल रेवेलियन शुरू कर देते हैं और वो ट्राई करते हैं किसी तरीके से जो उनकी ओल्ड फ्यूडल पोजीशन थी उसको रीगेन कर सकें और दोबारा से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी में दोबारा से अपने आप को जीवित कर सकें। देखिए, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ना, वो सिर्फ इंडियन पीजेंट्री को ही इंपैक्ट नहीं कर रही थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की जो रेवेन्यू और टैक्सेशन पॉलिसी थी, ये इंडियन आर्टिशंस को और हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा जो है इंपैक्ट कर रही थी। देखिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो पहले से ही, बहुत पहले से ही मेडिवल एरा से ही काफी ज्यादा फेमस था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो है यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ आपको, शुरू होता हुआ आपको नजर आता है। जैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश होता है, आपका देखने को मिलता है इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था वो आपको डिस्ट्रॉय होता हुआ धीरे धीरे नजर आता है। अब देखिए, इंडियन किंग्स को इन ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। अब तो ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन किंग्स को एनेक्स कर लिया गया, इंडियन किंगडम्स को एनेक्स कर लिया गया, जो पुराने इंडियन किंगडम्स होते थे, ये अपने किंगडम के अंदर रहने वाले जो आर्टिशंस थे, जितने क्राफ्ट पर्सन थे, जितने भी जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहने वाले जो लोग थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले जो लोग थे, जो बुनकर थे, इन सभी को काफी ज्यादा पेट्रोनाइज किया करते थे, इनका संरक्षण किया करते थे, इनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया करते थे ताकि अपने ही किंगडम के अंदर रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन सभी को अपने रिवेन्यू सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, अपने गलत पॉलिसीज के अंदर लेकर आते हैं और इन सबको पेट्रोनाइज देना जो है वो बंद कर देते हैं। अब देखिए, जो हाईली इंडियन स्किल्ड जो क्राफ्ट्समैन थे, वो उनकी जो इनकम थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब आपको क्या देखने को मिलती है कि उनकी जो इनकम है वो कम होने लगी थी धीरे धीरे। उनका जो उनके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, अब वो खत्म होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं अपने काम से जो है वो बर्खास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको ये था कि कहीं से वो अब दूसरा काम ढूंढे। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं चल रहा है, ब्रिटिशर्स ने, देखिए, ब्रिटिशर जो ब्रिटेन से जो गुड्स लेकर आते थे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया करते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हिंदुस्तान में आने के बाद सस्ती हो जाया करती है और जो इंडियन लोग हैं वो उन सस्ते प्रोडक्ट्स को ले लिया करते थे। लेकिन इंडिया से जाने वाली हर जो वस्तु होती थी, इंडिया में उत्पादन होने वाली हर वस्तु के ऊपर ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइसेस होती थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन जो प्रोडक्ट थे, इंडियन जो आर्टिशन थे, इनका जो प्रोडक्ट था, उसकी जो डिमांड थी, कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड है वो कम होती हुई नजर आई और इनकी डिमांड का इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि ये लोग जो है वो धीरे धीरे गरीब होते हुए चले गए। अब कहीं ना कहीं इनको जरूरत थी कि एक दूसरा ऐसा काम ढूंढा जाए जिससे इनको जो रोजगार है वो प्राप्त होता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ आपको नजर नहीं आता है। देखिए, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था ना, वो ट्रेडिशनली चेंज होता हुआ आपको नजर नहीं आता, धीरे धीरे चेंज होता हुआ आपको नजर नहीं आता है। जैसे जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज आती हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ साथ इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से भी इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय होता हुआ आपको नजर आता है। देखिए, हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स थे वो फील्ड के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले हमने देखा किस तरीके से वो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से बाद में हमने देखा वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा किस तरीके से वो रेवेन्यू फील्ड के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, मिलिट्री फील्ड के अंदर वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे और वो सोशल फील्ड के अंदर भी अब सेंधमारी कर रहे थे। इंडिया की जो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इसको भी कहीं ना कहीं वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे और इसी को ब्रेक करने के लिए वो बहुत सारे जो लॉज हैं, जो बहुत सारे जो ट्रेडिशन के अगेंस्ट जो लॉज हैं, रिलीजन के अगेंस्ट जो लॉ हैं, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए भी वो बहुत सारे जो लॉज हैं वो अब लेके आने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, जब वो रिलीजन के ऊपर, कल्चर के ऊपर और सोसाइटी बेस्ड लॉज वो जब ला रहे थे, इन लॉज की वजह से काफी ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि वो नाराज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उनके अंदर एक भाव था कि कहीं ना कहीं ये हमारे रिलीजन को, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज्यादा वो इस बात से डरे हुए थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन ना ला दें जिसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाए। देखिए, लेजिस्लेशन लाने के पीछे उनको इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनको पता था इस बात पे, जो ब्रिटिशर्स हैं ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, बेसिकली वो क्रिश्चियंस थे और वो कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर एक लेजिस्लेशन लेकर आते हैं हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट में, हमारे कल्चर के अगेंस्ट में, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोट करेंगे कि जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इनके थ्रू ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान के जो सोशल ऑर्डर है उसके अंदर सेंधमारी किया जाए। ऐसा कौन सोचते थे? जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे और ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे, ठीक है।
देखिए, जो लोग ऐसा सोचते थे उन लोगों ने भी अपना एक जो है मोर्चा खोल दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और जो रिवोल्ट, जब रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट में काफी जो लोग थे वो इसी रीजन की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवोल्ट के अंदर, कि जो रिलीजन है उसके अंदर सेंधमारी की जा रही थी। जो उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था वो रिलीजियस कॉज की वजह से था। देखिए, मैंने आपको बताया कि अर्ली फेज के अंदर जब बहादुर शाह जफर के द्वारा जो लेटर लिखे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उससे हमें ये पता लगता है कि अर्ली फेज के अंदर ये प्लान रहा होगा। देखिए, जैसे बहादुर शाह जफर तक जो मेरठ से आए वो रिवोल्ट करने वाले जो सैनिक है वो बहादुर शाह जफर तक पहुंचते हैं। जो बहादुर शाह जफर है वो क्या करते हैं, सबसे पहले आगरा के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इनको जो है एक मैसेज कन्वे करवाते हैं, ताकि जो रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की, वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है वो थोड़ा समय लेती है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले। इसके अलावा जो और भी लीडर्स थे, जैसे नाना साहब थे और मौलवी अहमद शाह से जो फैजाबाद में थे, इन्होंने ये जो मैसेजेस हैं इनको एक्सेप्ट किया। और किस तरीके से एक्सेप्ट किया, देखिए, ये जो मैसेजेस होते हैं आमतौर पर किसके ऊपर लिखे जाते हैं, बेसिकली इन मैसेज को कन्वे करने के लिए रोटियों की मदद ली गई। रोटी के ऊपर, चपाती जो होती है ना, चपाती रोटी जो है, रोटी के ऊपर इस मैसेज को लिखा जाता था। इसके अलावा जो लोटस फ्लावर्स होते थे, इन लोटस फ्लावर्स के ऊपर इस मैसेज को लिखा जाता था। इस तरीके से मैसेजेस को सर्कुलेट किया जाता था। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है कि मेरठ इंसिडेंट के बाद ही, जस्ट जब मेरठ इंसिडेंट होता है, उस मेरठ इंसिडेंट के एक महीने के बाद ही जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो ओल्ड फीडल एरिस्टोक्रेसी थी, वो एक्टिव हो जाती है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं इस रिवोल्ट के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर का ये था हमारा थर्ड पार्ट। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।